Hello guys, welcome back on this PT Pointer History series again, and with me Shreyansh Nigam. Guys, you know that I am your educator and the faculty of history on Ashish Malik IS Academy YouTube channel guys. So I hope so guys, आप लोग सब अपने घर में सेफ हैं अपने इस कोरोना एरा के टाइम पे. So and also you all are taking your daily dose of history at 10 AM regularly. Please guys, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं. एंड ऑल्सो आई गारंटी यू कि कहीं पे भी आपको इतने डिस्क्रिप्टिव वे में एन की स्टडी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव पे देखने को नहीं मिलेगी. ठीक है गाइज. सो जितनी अच्छी आपको आशीष मलिक IAS Academy यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रही है, आई गारंटी यू आपको इतनी अच्छी बाय अदर एजुकेटर्स एज वेल कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी. सो प्लीज़ कीप फॉलोइंग द चैनल, कीप फॉलोइंग द सीरीज़. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर ओवरऑल प्रिपरेशन. सो मैं आपको बता ये रहा था दैट इन अ प्रीवियस पार्ट आई टोल्ड यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, दैट हाउ डू वी स्टेप टूवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन, कैसे हम लोग ने मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट किया. वाई ओनली द ब्रिटेन वॉज द वन जिसने कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहा. ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने चाइना, जापान, रशिया, हर एक के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को उस वीडियो में देखा है. अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है गाइस, प्लेलिस्ट में पार्ट पड़ा हुआ है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं. ठीक है. सो आज सबसे पहले हम लोग जो अपनी टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं विच इज़ 1700 टू 2000, इसमें हमारा जो पहला फेज़ निकल के आता है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और उस पहले फेज़ का भी ये पहला पार्ट है. तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते होंगे कि कितना डिस्क्रिप्टिव वे में हर एक पार्ट को बनाया जा रहा है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके. ठीक है. 4 एपिक बैचेस गाइज अभी रिसेंटली अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हुए हैं और 3rd ऑफ अगस्त को. सो गाइज अगर आप में से कोई यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 2021 एज वेल एज 2022 की प्रिपरेशन कर रहा है, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दैट यू कैन यूज़ दिस कोड आशीष मलिक 10. वाई? क्योंकि जब आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फीस जब सब्सक्रिप्शन लोगे, देन दिस कोड विल हेल्प यू इन गेटिंग 10% इंस्टेंट डिस्काउंट. ओके गाइज, 10% इस इंस्टेंट डिस्काउंट लेने में पाने में आपको ये कोड बहुत मदद करेगा. देन सो दैट इट इज सो टू गेट दिस बेनिफिट प्लीज़ रिमेंबर दिस कोड वाइल टेकिंग योर subscription. So another important thing is these two books, the Disha 365 volume 1 as well as volume 2. Guys, these books are very much important regarding your UPSC preparation, because they give you variety of options. What variety of options? So see here, these books give you prelims and mains practice sets, which you can use to analyze your preparation. Also, these books give you the snippets for your quick revision that will help you in your in covering each and every topic very quickly and instantly. And also these give you the MCQs with explanation and much more. So these books are available, and very most important announcement is a new book by Ashish Malik sir, which is 1000 most probable IAS prelims MCQs. And also you can see the 500 previous year MCQ question that will help you टू एनालाइज कि यूपीएससी आखिरकार क्वेश्चन किस तरीके की पूछती है. अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन आपको मदद मिलेगी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने में. ठीक है. सो गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. बुक्स आर सो मच पॉपुलर दैट दे आर अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन. आप वहाँ पे भी जाके इनको परचेज कर सकते हैं. अदरवाइज आप लिंक पे क्लिक करिए. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू परचेज दिस बुक्स. बट परचेज ज़रूर कीजिए बिकॉज दीज बुक्स आर सो मच इंपॉर्टेंट दैट दे विल कवर योर ओवरऑल 70% syllabus of your UPSC preparation. Okay. So after this, talking about my this PT Pointer History series, this PT Pointer History series की अगर हम बात करें तो right now I am teaching you क्लास 11th NCERT हिस्ट्री. क्लास 11th NCERT हिस्ट्री अपने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा वर्ल्ड लेवल की बातें स्टार्टिंग से स्टार्ट होती हैं एंड देन आते आते इसके बाद अब इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के बारे में हम बात आपको पढ़ा रहे हैं. सो अगर आप इस सीरीज़ को PT Pointer हिस्ट्री सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट रिगार्डिंग हिस्ट्री. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट्स की अच्छी सी जानकारी आपको हो जाएगी, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. along with you can get the complete coverage of timeline parallelly, because events and timeline are, I suppose, are very much crucial. ठीक है, उनको पैरेलली चलाना चाहिए. एंड देन आफ्टर प्रॉपर यूसेज ऑफ कीवर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी सो दैट किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन ना है, एंड ऑल्सो टॉपिक वाइज क्वेश्चन. सो आफ्टर दिस, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लें. सो इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको कल पढ़ाया था, एंड नाउ दिस इज़ द पार्ट नंबर 2. एंड दिस इज़ पार्ट नंबर 2 ऑफ सेक्शन 4.
मैं आपको ये भी बता दूँ, दिस इज़ द पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस टाइम लाइन। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का गाइज ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा इस चीज़ को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, समझ के। सो बात करते हैं, अब डायरेक्ट स्लाइड्स पे आते हैं। पहली चीज़ तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था कि दैट ब्रिटेन वाज वेरी मच, और द वी कैन से द यूरोपियन countries were very much affluent and dominant, playing an forefront role in this modernization and industrial revolution। क्यों? क्योंकि उसके कहीं ना कहीं जो रूट्स हैं वो हमें थ्री ऑर्डर के साथ साथ जो कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स हैं उसमें, एंड मच मोर देयर वर मैनी अदर थीम्स जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस की हैं। देखिए मॉडर्नाइजेशन ऐसा नहीं होता कि आज का आज ही शुरू हुआ और आज का आज ही हम लोग मॉडर्न हो गए, कपड़े पहन लेने से मॉडर्नाइजेशन नहीं आता है। देयर वर सो मैनी एस्पेक्ट्स जिसके ऊपर काम करने से मॉडर्नाइजेशन डेवलप होता है, वो भी ग्रेजुअली एंड स्लोली। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है दैट हम लोग बेशक डिस्कस कर रहे हैं 1700 से 2000 के बीच में, बट देयर वर सो मैनी इवेंट्स इन द पास्ट एज वेल दैट लेड्स टू द ग्लोब टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन। जैसे कि देयर वाज अ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द अमेरिकन्स, जो कि मैंने आपको पिछली पार्ट में पढ़ाया है, ठीक है। इसी तरीके से और भी कई सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए। सो अब बात करते हैं स्पेसिफिकली इसके बारे में, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी इन ब्रिटेन बिटवीन 1780s एंड द 1850s इज कॉल्ड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। सो जो पहला हमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है उसका टाइम जो है गाइज वो आप यहाँ पे प्लीज़ नोट कर लीजिए, दैट इट इज़ बिटवीन 1780s एंड 1850s, and when we saw the first industrial revolution, and especially it took place in Britain. So this had far-reaching effects in Britain. Later, similar changes occurred in European countries and the USA. सो ब्रिटेन में इसका कहीं ना कहीं एक फार रीचिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, मल्टी सेक्टरल प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं, और कई सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। और इसके बाद ग्रेजुअली आफ्टर ब्रिटेन कुछ इसी तरीके के चेंजेस हमें यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। दीज were to have a major impact on the society and the economy of those countries and also on the rest of the world। देखिए इसका सिंपल सा एक उद्देश्य था, टू रिवाइव दी सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी को बूस्ट करना एज वेल एज इकोनॉमी को रिवाइव करना, या फिर जो इकोनॉमी को बूस्ट करना जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसका मेन ये जो मॉडर्नाइजेशन है कहीं ना कहीं उसका जो कह सकते हैं ओवरऑल इफेक्ट देखने को मिला वो सोसाइटी और इकोनॉमी पे एज वेल एज जो बाकी वर्ल्ड है उसकी ग्रोथ पे हमें देखने को मिलता है। दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ न्यू मशीनरी एज वेल एज द न्यू टेक्नोलॉजी। सो ऐसा नहीं है दैट देयर वाज हैंडमेड प्रोडक्ट्स मेनली, बिकॉज देयर वाज सो मैनी न्यू मशीनरीज ऑल्सो डेवलप्ड एज वेल एज न्यू टेक्नोलॉजीज ऑल्सो डेवलप्ड। देखिए देखिए ये माना जाता है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं किसी भी डेवलपमेंट किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पहले के टाइम पे जो जो बेसिकली सिविलाइजेशंस होती थी, ऐसा मेरा मानना है कि पहले के टाइम पे जो सिविलाइजेशंस होती थी वो नदियों के किनारे बसती थी, और आज की जो सिविलाइजेशंस है वो हाईवेज़ के किनारे बसती हैं, ठीक है, सो दैट वहाँ पे उनको रोज़गार डेवलप हो सके, वहाँ पे उनको ईजिली एक्सेसिबिलिटी वहाँ पे उनको मिल सके, ईजिली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ट्रेडिंग पार्टनर्स नए नए उनको ज्वाइन होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक ऐसा ये मेरा मानना है, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी एज वेल एज टेक्नोलॉजी प्ले अ मेजर रोल in the industrial revolution that took place in Britain at that time in 1780 to 1850s। इसके बाद these made it possible to produce goods on a massive scale compared to handicraft and handloom industry। देखिए पहली चीज़, बेशक हम बिल्कुल ये मानते हैं दैट इंडिया इन इट्स इनिशियल स्टेजेस वाज अ गुड सपोर्टर ऑफ हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिशंस। लेकिन अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो कई सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने मशीनरी टेक्नोलॉजी इन सब में हाथ ज़्यादा आजमाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ने की वजह से जो उनका रेवेन्यू जनरेशन हुआ वो भी बढ़ा, और रेवेन्यू जनरेशन बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं उनके जीडीपी या फिर जो हम लोग बोल सकते हैं ओवरऑल ग्रोथ, इतना इकोनॉमिक्स के टर्म में तो मैं नहीं लेकर के जाऊँगा, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो वो यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इन मशीनरी और टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हमें गुड और मैसिव स्केल
प्रोडक्शन देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज़. The chapter outlines the changes in the cotton and iron industries. Steam, a new source of power, began to be used as a wide scale in British industries. Its use led to faster form of transportation by ships and railways. तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है दैट उस टाइम पे जैसे हाँ, और कई सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, वैसे ही स्टीम को भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कंसिडर किया गया. और उस स्टीम की पावर से, जैसे कि जेम्स वॉट का नाम तो हम सब ने ही सुना है, एंड ऑल्सो कई सारे अदर भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने जैसे रेलवे का आविष्कार, तो वो बेसिकली क्या है, एक स्टीम बेस्ड ही तो पहले इंजन चलते थे जो स्टीम इंजन जिनको कहा जाता था. उसी तरीके से शिप्स होती थी. तो इसी तरीके से और भी कई सारी हैवी मशीनरीज और फैक्ट्रीज होती थी जो कहीं ना कहीं बेस्ड थी कम्प्लीटली स्टीम और हीट एनर्जी पे. ठीक है. सो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल देखने को यहाँ पे मिलता है. मैनी ऑफ द इन्वेंटर्स एंड बिजनेसमैन हु ब्रॉट अबाउट दीज चेंजेस वर ऑफन नाइदर पर्सनली wealthy nor educated in basic sciences like physics or chemistry, as will be seen from the glances into and background of some of them. देखिए ऐसा नहीं है कि जो बेसिकली जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े कोई मैनेजमेंट या फिर एमबीए का कोर्स करके बैठे हैं या फिर बिजनेस डीलिंग्स उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके कहीं ना कहीं जो एसोसिएट्स होते हैं, उनके कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं. उसी तरीके से यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई थी, तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि जो उस के मालिक होते थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही एडुकेटेड होते थे, उन टेक्नोलॉजीज़ के रिगार्डिंग उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता था, नहीं. मगर वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को फॉलो करते थे. उन्हें जहाँ से सीखने को मिला उसके बाद उन्होंने अपनी चीज़ को अडॉप्ट किया. और जब अडॉप्ट करोगे गाइस तो वो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देगी. इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू अ ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी फॉर सम. देखिए एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बट इन द इनिशियल स्टेजेस इट वॉज लिंक्ड विथ पुअर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ मिलियन ऑफ पीपल including women and children. This sparked off protest which forced the government to enact laws for regulating conditions of work. तो बेसिकली कहीं ना कहीं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सो इट फर्स्ट ऑफ ऑल अफेक्टेड दी जो बेसिक जो वर्कर होता है, जैसे कैजुअल वर्कर्स जितने भी होते थे, जो कि इंक्लूड करते थे वुमेंस को, चिल्ड्रंस को और पुअर पीपल्स को, उसमें यही लोग आते थे इस सोसाइटी इस सेक्शन में. तो उनको जब इफ़ेक्ट किया तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. ठीक है. प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और उस प्रोटेस्ट में ही फिर कंपनी ने कुछ ऐसे लॉज बनाए जो कि कहीं ना कहीं बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए सरकार को, गवर्नमेंट को प्रेरित करते थे. द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज यूज बाय यूरोपियन स्कॉलर. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आखिरकार आया कहाँ से. सो ये आया कहाँ से, तो जॉर्ज मिशेलिट वॉज इन फ्रांस एंड फ्रेडरिच एंगल्स इन जर्मनी. ये दो ऐसे नाम हैं जो कि हमारे सामने आते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नेम को, एटमोलॉजी को, इसको कहीं ना कहीं हेल्प ऑन किया, प्रमोट किया. इट वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड बाय द फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट आर्नोल्ड टॉनीबी. ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गाइस, इसको आप याद रखिए, कीप द नोट ऑफ दिस. कहीं ना कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है इसके बारे में. आर्नोल्ड टॉनबी वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन फिलोसोफर, ही वॉज अ फिलोसोफर, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने 1852 से 1883 तक की इनका टाइम स्पैन शायद चला है ये. ठीक है. तो उसमें इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस टर्म का इस्तेमाल किया था टू डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन ब्रिटेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिटवीन 1960s एंड 1820. तो उस टाइम पीरियड को समझाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया. इंडस्ट्री मतलब तो नॉर्मल इंडस्ट्री हो गया. रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्रांति. आई होप सो आपको ये सबको पता होगा. क्रांति, तो क्रांति का मतलब होता है क्या, सडन चेंज, जैसे कि वाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ऐसे और भी गोल्डन रिवॉल्यूशन. तो बहुत सारे इस तरीके के रिवॉल्यूशन जैसे इंडिया में भी देखने को मिले हैं. हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री छाई हुई थी, मतलब ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड was striving hard to get full flourished industrial infrastructure in his state. There was remarkable economic growth from 1980s to 1820s. अब बिल्कुल सही बात है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, सेलिंग भी इसका मतलब ज़्यादा ही हो रही होगी, उसकी वजह से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा होगा, और जब रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा हो रहा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहीं ना कहीं बढ़ रही होगी.
जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने आपको इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है, 3 तरीके के सेक्टर होते हैं ना गाइस, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड देन इट कम्स द टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज़ कम्प्लीटली एग्रीकल्चरल बेस्ड एंड सेकेंडरी सेक्टर जो होता है गाइस ये पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसको हम लोग बोलते हैं, एंड टर्शरी सेक्टर तो हमारा सर्विस सेक्टर में आ जाता है। सो इस टाइम पे, इस 1720 के टाइम पे, 1720 के टाइम पे 1720 से 1820 के बीच के टाइम में कहीं ना कहीं हमें ये जो सेकेंडरी सेक्टर था ना, सेकेंडरी सेक्टर था, ये हमें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के भी नाम से जाना जाता है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही फुल फ्लेजेड रूप में देखने को मिलता है, जिसके से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होते हुए दिखती है। ठीक है, और ये तीनों सेक्टर, एक और भी बात आप लोग को पता ही होगी दैट ये ऑल तीनों सेक्टर जितने जो होते हैं ना, ये जो तीनों सेक्टर होते हैं, ये तीनों सेक्टर जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों का जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होता है, ये ही रोल प्ले करता है जीडीपी में। ये तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे जब इन दोनों में से, इन तीनों में से किसी भी एक का अगर रोल बढ़ेगा तो उससे कहीं ना कहीं जीडीपी में ही जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें ही इंक्रीमेंट देखने को हमें मिलेगा। सो इसका मतलब ईच एंड एवरी दीज फैक्टर्स एंड सेक्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी सेक्टर देखने को मिलता है। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। एस्टन सेलिब्रेटेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन when England was swept by a wave of gadgets। सो यहाँ पे एस्टन जो है ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर को सेलिब्रेट करते हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा अपना रोल शो करते हैं उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा एक क्वेश्चन गाइज आता है दैट वाई ओनली ब्रिटेन, सबसे हर जगह पे आप जहाँ देखेंगे शुरू से लाइक लेके एंड तक की ब्रिटेन 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 वॉज कम्प्लीटली डोमिनेटिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वाई दिस ब्रिटेन। सो पहली चीज़ तो जहाँ जिस समय पे अदर कंट्रीज़ जो थी वो कॉलोनीज़ थी, ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्प्यूट्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव मालन्यूट्रिशन में फंसी हुई थी, उसी समय ब्रिटिश में हमें देखने को मिलता है दैट ब्रिटिश वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल सिंस द 17th सेंचुरी विथ द इंग्लैंड। वेल्स एंड स्कॉटलैंड जो कि दो मेजर पार्ट थे, यूनिफाइड अंडर अ मोनार्की। दिस मेंट दैट किंगडम हैड कॉमन लॉज, किंगडम जो था वो कम्प्लीटली उसमें वो यूनिफाइड एक पावर शो कर रहा था और उसमें कॉमन लॉज थी, कोई भी ऐसे नहीं डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिल रही थी। एक सिंगल करेंसी थी और एक मार्केट थी दैट वाज नॉट फ्रेगमेंटेड बाय लोकल अथॉरिटीज़। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हर एक तरीके से इसको सपोर्ट देखने को मिलता है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द स्टेजेस पे यहाँ पे इसको हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। ठीक है, सो गाइस आगे थोड़ा सा बात करते हैं। लिविंग टैक्सेस ऑन गुड्स दैट पास्ड थ्रू दिस एरिया दस इंक्रीजिंग देयर प्राइस। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ स्कॉटलैंड, दिस इज़ वेल्स एंड दिस इज़ इंग्लैंड। ठीक है, तो ये पूरा इंग्लैंड है, आपका इंग्लैंड का पोर्शन है, ये आपका स्कॉटलैंड का पोर्शन है, ये आपका वेल्स का पोर्शन है। बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी मनी वॉज वाइडली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं एक और बहुत ही बड़ा रोल होता है, वैसे यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि 17th सेंचुरी वो टाइम था जहाँ पे दो तरीके से देखिए एक्सचेंज होता है, एक होता है बार्टर सिस्टम से, ठीक है, बार्टर सिस्टम से, और दूसरा होता है मनी से। ठीक है, देखिए मनी और बार्टर सिस्टम बोथ वर यूज्ड एज अ मतलब एज अ सोर्स ऑफ एक्सचेंज, लेकिन कहीं ना कहीं जो बार्टर सिस्टम होता है उसमें गिव एंड टेक का प्रोसेस होता है। मतलब कि अगर एक पर्सन को कोई एक कमोडिटी लेट से ए बेचनी है और दूसरा एक पर्सन है जिसको बी बेचनी है, तो इन्हें एक जो कहते हैं ना कि एक टर्म यूज होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये इकोनॉमिक्स का एक टर्म है बार्टर सिस्टम से रिलेटेड। तो ये बार्टर सिस्टम उसको प्रमोट करता है जो कि इंडिया में काफ़ी लंबे समय तक की रहा था, मगर जब मनी आ जाती है तो मनी कहीं ना कहीं एक मीडिएटर का काम करने लगती है। ठीक है गाइस, और वो जब मीडिएटर का काम करने लगती है तो तब वहाँ पे डबल इंसिडेंस ऑफ वांट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे ईजिली परचेजिंग एंड सेलिंग हो सकती है।
By then, a large section of the people received their income in the form of wages and salaries rather than in good. This gave people a wider choice for ways to spend their monies and expanded the market for the sale of goods. तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा कि लोगों को अच्छी जब हैंडसम इनकम मिलने लगी तो वो अपने तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में उसको खर्च करने लगे. अब यहाँ पे थोड़ा सा टाउन्स, ट्रेड और फाइनेंस की बात करते हैं. फ्रॉम 18th century, many towns in the Europe were growing in area and in population. Out of the 19th European cities, whose population doubled between 1750 and 1800, 11 were in Britain. तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट देखने को हमें मिलता है यहाँ पे 1750 से 1800 के बीच में. द लार्जेस्ट ऑफ देम वाज द लंदन. एंड लंदन में काफ़ी पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हाइक देखने को मिलता है, विच सर्व्ड एज द हब ऑफ द कंट्रीज मार्केट. और जहाँ जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ गाइज उतना ज़्यादा डिमांड होगी, और जहाँ जितनी ज़्यादा डिमांड होगी वहाँ पे उतनी अच्छी फुल फ्लेजेड मार्केट देखने को हमें मिलेगी. विद द नेक्स्ट लार्जेस्ट वन वॉज लोकेटेड क्लोज टू इट. ठीक है. इसके बाद लंदन हैड ऑल्सो एक्वायर्ड अ ग्लोबल सिग्निफिकेंस. बाय 13th century द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड हैड शिफ्टेड फ्रॉम मेडिटेरेनियन पोर्ट ऑफ इटली, जो कि कहीं काफ़ी लंबे समय तक की पिछले पास्ट में रहा है, एंड फ्रांस टू द अटलांटिक पोर्ट्स ऑफ होलैंड एंड ब्रिटेन. अब ये कहीं ना कहीं जो ग्लोबल ट्रेड है वो हमें शिफ्ट होते हुए दिखता है, एंड इट शिफ्टेड फ्रॉम मेडिटेरियन इटालियन पोर्ट टू होलैंड एंड ब्रिटेन. Still later London replaced Amsterdam as the later London has replaced Amsterdam. मतलब initially Amsterdam was there, then after London has been used as the principal source of loans for international trade. London was also became the center of the triangular trade network that drew in England, अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज़. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. लंदन जो है वो कहीं ना कहीं एक सेंटर बन गया था, लाइक दिस. आपका ये जैसे एक सेंटर, जैसे एक आपने मैथ में पढ़ा होगा ना सरकम सेंटर की तरीके से, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर. तो यहाँ पे आपका इंग्लैंड, फिर देन आपका ये अफ्रीका, एंड देन ये आपका हो गया वेस्ट इंडीज़. ठीक है. ये हो गया आपका अफ्रीका, देन वेस्ट में वेस्ट इंडीज़, देन ये हो गया आपका इंग्लैंड. तो ये एक ट्राइंगुलर के बीच में लंदन एज अ सेंटर रोल प्ले कर रहा था. ठीक. इसके बाद द कंपनीज ट्रेडिंग इन अमेरिका एंड एशिया also had their offices in London. In England, the movement of the goods between markets was helped by good networks of rivers and identified coastline in the shattered bays. तो good transportation by the help of the rivers, full fledged good perennial rivers वहाँ पे थी, जिसकी वजह से ट्रेडिंग अच्छे से हो सकी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पार्ट नंबर 1. एंड आई होप सो गाइज आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई क्वेरी नहीं रह गई होगी. सो अगर आपको पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर द वीडियो. ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, एंड सब्सक्राइब द चैनल, सॉरी. एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एंड प्लीज़ गिव योर सजेशंस. आपकी सजेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. आप सजेशन देंगे, उसे हम इम्प्रूव करेंगे, आपका क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा. ठीक है. सो टिल देन प्लीज़ बी सेफ एट योर होम, एंड जय हिंद, जय भारत.